लद्दाख में हालात खराब होने के बाद अब सोनम वांगचुक के जितने भी फॉरेन लिंक्स हैं उन सबको चेक किया जा रहा है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में और मैं हूं साक्षी सानी। इस वक्त बड़ी बात करेंगे लद्दाख के बारे में। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लद्दाख के हालात नॉर्मल से काफी दूर पहुंच चुके हैं। 24 तारीख से शुरू करेंगे, जब लगातार चलने वाले हंगर स्ट्राइक, जिसे 15 दिन हो चुके थे, और उस हंगर स्ट्राइक के बाद इस हंगर स्ट्राइक ने एक उग्र रूप ले लिया, जिसके बाद ये देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर आग लग गई और उसके बाद वहां के हालात काफी ज्यादा खराब हो गए, जिसे बाद में कंट्रोल करने के लिए पुलिस और बाकी फोर्सेस का सहारा गवर्नमेंट को लेना पड़ा, या फिर यूं कहें कि यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन को लेना पड़ा। जिसके बाद ये देखने को मिला कि 26 सितंबर के दिन सोनम वांगचुक को डिटेन कर लिया जाता है। इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और सोनम वांगचुक के बारे में भी इसमें खास चर्चा होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं लद्दाख की बात करें तो अभी लद्दाख एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक चल रहा है और अभी पूरे देश की निगाहें लद्दाख के ऊपर बनी हुई हैं और सब देख रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि आखिर लद्दाख में सिचुएशन अभी वैसी क्यों है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एनालिस्ट के तौर पर रवीश हांडू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और इसी के साथ लद्दाख से हमारे संपादक देवेंद्र पाधा जी भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र पाधा जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो बात करेंगे कि पिछले दिनों ये जो सिचुएशन बनी, 26 तारीख को ये देखने को मिला कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर आग लग जाती है, जिसके बाद इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। और रीजन क्या था कि ये जो इतनी बड़ी सिचुएशन क्रिएट हुई, ये जो लड़ाई की सिचुएशन क्रिएट हुई, उसका सबसे बड़ा रीजन कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि जो पिछले दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे थे। इसी के साथ प्रोटेस्ट में डिमांड्स क्या थी वो भी आपके साथ हम साझा कर देते हैं। डिमांड्स ये थी, सबसे पहले तो स्टेटहुड की मांग, जो लद्दाख पिछले कुछ दिनों से रख रहा है। लगातार लद्दाख में कुछ बॉडीज हैं जिनका ये कहना है कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाना चाहिए, जबकि पहले लद्दाख में 2019 से पहले ये डिमांड थी कि उसे एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया जाए। इसी के साथ अब दूसरी डिमांड ये रखी जा रही थी कि इसे 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। उसके बाद तीसरी डिमांड थी 2 लोकसभा सीट्स और चौथी डिमांड थी पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, जिनमें से 2 के ऊपर लगातार चर्चा भी की जा रही थी और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था, अटकलें लगाई जा रही थी कि सेंटर की तरफ से इसके ऊपर सपोर्ट मिलने भी वाला है। और उसके बाद जिसे लेकर बाद में फिर 15 दिन के लिए एक हंगर स्ट्राइक चली और इस हंगर स्ट्राइक ने बाद में उग्र रूप ले लिया और लेह फेस्ट के आखिरी दिन ये देखने को मिला कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर आग लग गई। हंगर स्ट्राइक जिसकी वजह से खत्म हो गई और इसके बाद सोनम वांगचुक ने भी अपने इस फास्ट को खत्म कर दिया और इसे आखिरी मोड़ दे दिया, रोक दिया इसे। जिसके बाद 25 तारीख को सोनम वांगचुक का एक बयान आता है, जिसमें वो फोन पे बयान देते हुए ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का शक है कि शायद उनके ऊपर पीएसए लग सकता है। जिसके ठीक अगले दिन ये देखने को मिलता है कि 26 तारीख को उन्हें एनएसए के अंतर्गत उन्हें डिटेन कर लिया जाता है। कॉन्सिक्वेंसेज ये देखने को मिल रहे हैं कि लद्दाख में आज चौथे दिन कर्फ्यू लगा रहा। उसके अलावा जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत परेशान हैं, लोगों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये अब एक नेशनल इशू बन चुका है। देवेंद्र पादा जी, आप उस वक्त और इस वक्त भी वहां पर मौजूद हैं। रही बड़ी बात और बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये है कि पास्ट की अगर बात की जाए तो पास्ट में ये देखने को मिलता था कि सोनम वांगचुक जी खुद भी मोदी जी के साथ बहुत अच्छे टर्म्स पे थे और जब 370 को एब्रोगेट किया गया, यूनियन टेरिटरी में लद्दाख को कन्वर्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद भी इस डिसीजन को वेलकम किया था और जो पुरानी डिमांड थी लद्दाख की वो पूरी हुई थी यूनियन टेरिटरी की। उसके बाद हमने कई जगह देखा कि बैनर्स लेकर लोग खुद भी निकले थे कि वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, कि हमें यूनियन टेरिटरी दी गई है। पर अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि लद्दाख इस बात के ठीक ऑपोजिट हो गया और अब वो चाहते हैं कि उनको यूनियन टेरिटरी से बदलकर स्टेटहुड दे दिया जाए। ऐसा क्या हो गया अचानक से? देखिए साक्षी जी, पहले इस बात को पूरा समझना पड़ेगा हमको कि 2019 से पहले क्या सिचुएशन थी और 2019 के बाद जब लद्दाख को यूटी बनाया गया तो उसमें क्या सिचुएशन है। जी।
पहले ये माना जाता था कि ये पूरा लद्दाख जेएंडके के अंदर आता था और इसको 370 के अंदर प्रोटेक्शन मिली हुई थी, जी 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 सेफ गार्ड्स मिले हुए थे। जी वही 2019 के बाद जब इसको यूटी का स्टेटस मिला, तो वो जो सेफ गार्ड्स थे वो 370 के साथ ही चले गए। तो अब लोगों को लगा कि वो जो सेफ गार्ड्स वाला कंसेप्ट था वो तो नहीं है यहाँ पर। अब उस सेफ गार्ड्स को कैसे रिप्लेस किया जाए, ऐसा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लद्दाख को मिले जिससे यहाँ पर जॉब्स, लैंड, ये सब जो है ये सेफ गार्ड किए जा सकें। इसी को लेकर फिर जब एक्सप्लोर किया गया तो एक और ऑप्शन जो था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो है 6 शेड्यूल का ऑप्शन आता है, जी जी जिसमें ये जी सेफ जरूर। गार्ड्स लद्दाख के लोगों को मिल सकते हैं। और तभी से ये प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो गया था। पोस्ट 2019 जब इसको यूटी का स्टेटस मिला उसके बाद ही यहाँ पे ये इस पे पूरा थॉट प्रोसेस चल रहा था कि इस चीज को अब कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बीच में जब कोरोना का पीरियड निकला, 1 डेढ़ साल का, 2 साल का, उस बीच में कुछ ज्यादा इस बारे में बात नहीं हुई। लेकिन जब हालात नॉर्मल हो गए, सब चीजें ठीक हो गई, तो फिर इन चीजों पे भी डिस्कशन होना स्टार्ट हो गई। तो ये सारा का सारा अगर हम जेनेसिस देखें, जेनेसिस इसका वहां से स्टार्ट होता है। तो वो जब धीरे 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 अब ये चीज प्रोपगेट होती जा रही है और लोगों को समझ में आ रही है, तो यहाँ के लोगों को जो लोकल्स के साथ ये चीजें रिलेट हो रही हैं। अभी सेंटिमेंट्स उनका बन रहा है कि 6 शेड्यूल के अलावा जो है वो सेफगार्ड्स हमको प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे। चाहे वो सेंटर फिर कुछ भी बात कर ले उसमें कि आपको हम जॉब्स देंगे या और चीजों में आपका वेलफेयर करेंगे, तो वो चीजें सफिशिएंट नहीं है। लोगों के जो माइंड में है वो सेफ गार्ड की बात पहले है। तो सेफ गार्ड को लेकर सारा प्रोसेस चल रहा है। तो जो सोनम वांगचुक जी थे, इन्होंने उसी चीज को आगे बढ़ाया, उसी आंदोलन को आगे बढ़ाया जो टॉक्स सेंटर के साथ उस पेस पे नहीं हो पा रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। तो जब जब इन्होंने आंदोलन किया है, सेंटर को फिर वो चीजें तेजी से करनी पड़ी हैं, जल्दी से टॉक्स के लिए बुलाना पड़ा है। चाहे वो एपेक्स बॉडी ले हो, चाहे वो केडीए हो, उनकी जो टॉक्स प्रोसेस को है पुश मिलता है इस प्रोसेस के साथ। तो अभी पिछले 3-4 महीने से यही चल रहा था कि लद्दाख में ये चल रहा था कि टॉक्स का अगला फेज कब होगा, कब बातचीत होगी, जो बचे हुए मुद्दे हैं उन पे कब बात होगी। तो अब वो चीज नहीं हो रही थी, तो उस बीच में इंटरवेंशन करना पड़ा सोनम वांगचुक को इस फास्ट के मीडियम से। लेकिन सिचुएशन पूरी जब चेंज तब होती है जब ये जो अनशन है इस दौरान इसके 14वें दिन जब ये वायलेंस हो जाता है, 4 लोगों की डेथ हो जाती है, आगजनी हो जाती है, तो पूरी सिचुएशन में एक टर्न अराउंड आ गया जो अब हम देख रहे हैं। जिसके बाद कर्फ्यू भी लगाना पड़ा, हालात इतने खराब हो गए कि आज चौथा दिन चल रहा है, चौथे दिन तक अब कर्फ्यू चल रहा है यहाँ पर। तो ये चीजें उससे धीरे धीरे बिल्डअप हुई हैं। इसी के साथ अब मैं रवीश जी की तरफ रुख करना चाहूंगी। रवीश जी, अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो लद्दाख है वो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकली काफी ज्यादा नाजुक उसकी सिचुएशन है, क्योंकि एक तरफ उसके साथ चाइना भी है। और पहले यही देखने को मिलता था कि चाइना के साथ टर्म्स इंडिया के अच्छे नहीं थे। हालांकि मोदी जी अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के साथ जो टर्म्स हैं वो अच्छे कर लिए जाएं। पर ऐसे में लद्दाख कितना सफर कर सकता है और कितना कर रहा है उस रीजन की वजह से, क्योंकि पिछले दिनों जो अभी पिछले 4 दिनों में लद्दाख ने काफी कुछ देख लिया। लद्दाख के जो लोग हैं वो उसकी वजह से काफी कुछ कहीं ना कहीं सफर भी कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कर्फ्यू लगता है तो लोगों को घर के अंदर ही रहना पड़ता है, और कई सारी जो उनके पास रिसोर्सेज होते हैं वो भी लिमिटेड हो जाते हैं। तो जियोपॉलिटिकली जो लद्दाख की सिचुएशन है और जो पोजीशन है वो किस तरीके से अफेक्ट हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं कल से ही बात कर रहा हूँ इसकी कि मुझे तो इस सारी चीज़ में एक टूल किट नज़र आती है। जिस टूल किट की बात की जाती है, जो शुरुआत होती है पाकिस्तान से, उसके बाद वो श्रीलंका में इस्तेमाल की जाती है, बांग्लादेश में इस्तेमाल की जाती है और लेटेस्टली अभी नेपाल में इस्तेमाल की जाती है। आप देखिए, उस दिन एक बहुत बड़ा जो फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, काफ़ी दिन से चल रहा था और उस दिन वो फेस्टिवल कल्मिनेट होना था, तो एक्सपेक्टेशन थी कि ज़्यादा लोग आएंगे। और जिस तरीके से उपद्रव मचा अचानक से जैसे भीड़ में कुछ तत्व जो है वो आगजनी पे उतर आए, तो कहीं ना कहीं मुझे इधर टूल किट का भी इस्तेमाल नजर आ रहा है। देखिए, टूल किट हमने पहले भी समझाया है कि टूल किट क्या है। टूल किट वैसी चीज है जो, देखिए, सरकार और एक पार्टी, जैसे हम भारत की बात करेंगे, बीजेपी और सरकार दो अलग अलग चीजें हैं। भारत सरकार और बीजेपी दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इस टाइम जो दुश्मन है, दुश्मन दोनों का एक ही है। जो बीजेपी का दुश्मन है वो इस टाइम पे कहीं ना कहीं भारत सरकार
के साथ भी दुश्मनी कर रहा है। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ ऐसे संगठन, कुछ कुछ ऐसी डिमांड्स, देखिए इस टूल किट में जो फ्रैक्चर्स होते हैं सोसाइटी में, जो बीच में थोड़ा सा जो डिमांड्स होती है लोगों की, उनको इस्तेमाल किया जाता है एक एक अलगाव पैदा करने के लिए, मतलब तो सेपरेटिज्म को को प्रमोट करने के बढ़ावा लिए। देने के लिए। तो मैंने इन चीजों को उसमें देखा, और कहीं ना कहीं जैसे अभी भी एक जो हमारी हेडलाइन चल रही है कि एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर के कांटेक्ट में कोई वहां के लोग आदमी थे और उनको अरेस्ट किया गया। इसके अलावा कुछ नेपालियों के जख्मी होने की खबर आई थी। तो कहीं ना कहीं मैं इसको एक एक, एक जियो पोलिटिकली सेंसिटिव रीजन देखता हूँ लद्दाख, क्योंकि देखिए दुर्गम क्षेत्र है, और एक तरफ वो चीन से जुड़ा है, एक तरफ पाकिस्तान से जुड़ा है, और एक तरफ सेंट्रल एशिया के इतना पास है। तो जो इंटरनेशनल ताकतें हैं, जो जो हमारे दुश्मन है, वो भी कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि इस मौके की ताक में रहते हैं कि कोई मौका मिले लद्दाख के अंदर ऐसा। इसी के साथ एक स्नीक पीक के तौर पर आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज के दिन लद्दाख में डीजीपी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा गया है लद्दाख के डीजीपी एसडी जम्वाल के द्वारा कि कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक के पाकिस्तान इंटेलिजेंस के साथ इनडायरेक्ट संबंध थे, और ये भी बताया गया है कि कुछ समय पहले ही उन्होंने बांग्लादेश में भी विजिट किया था। तो इसके लिए हम रुख करना चाहेंगे देवेंद्र पाधा जी की तरफ। देवेंद्र पाधा जी, इस बात में कितनी सच्चाई है? आप क्योंकि वहां पर हमारे संपादक के तौर पर मौजूद रहते हैं और एक एक चीज को आप फैक्ट चेक करते हैं, तो अभी तक क्या इंफॉर्मेशन आई है? क्योंकि सुनने को मिला है कि एक पीआईओ को भी अरेस्ट किया गया है, और माफ कीजिएगा, पीआईओ के एक इन्फॉर्मर को अरेस्ट किया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये जो आज जानकारी दी है डीजीपी साहब ने, तो ये जो हमारे सूत्र तो ये बताते हैं कि ये अरेस्ट जो हुआ था ये फरवरी के महीने में हुआ था, जी और ये जो इन्फॉर्मर है ये कारगिल का रहने वाला था। तो ये पाकिस्तान पीआईओ के टच में था। पीआईओ मींस पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के टच में ऑपरेटिव, था, ये जी उसका जी जी इन्फॉर्मर था, या जी कहें कि उसका एसेट था एक, जो यहाँ से सोनम वांगचुक के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी या उनकी जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही थी, उसकी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर को वो प्रोवाइड करता था। प्रोवाइड लेकिन ये करता बात था। हो गई फरवरी महीने की, अरेस्ट जी भी हुआ, और जहां तक मुझे जानकारी है कि उस आदमी की बेल भी हो चुकी है। जी जी। तो ये काफी पुरानी एक जो डिटेल थी वो डीजीपी साहब ने पर आज ये डिटेल शेयर की है। इतनी देर बाद साझा करना, इस बात को मतलब क्या दर्शाता है आखिर ये? क्योंकि अगर देखिए, हर ये बात का डिटेल एक पहले भी मौका चाहे होता तो है जी। बताई जा सकती थी, पर अभी इस समय पर ही क्यों? देखिए, अभी क्योंकि माहौल उस किस्म का बना हुआ है जहां पे ये जानकारी साझा करना जरूरी हो गया था उनके लिए। जी जी ये बताना बहुत जरूरी था कि जांच इस पे चल रही है, पहले से उनके जो लिंक्स हैं उनको ढूंढा जा रहा है, उस पे जांच चल रही है। चाहे वो उन्होंने, जैसे डीजीपी साहब ने कहा कि एफसीआरए वायलेशंस को लेकर भी सेंटर इस पे जांच कर रही है, और जो सोनम वांगचुक साहब ने जो पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी वो भी फरवरी के महीने में की थी, जी और जी उसको लेकर भी जांच चल रही है, और भी इनके जो बाकी लिंक्स हैं उसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन अब बात समझना यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है कि ये सब चीजें निकल के तब आ रही हैं जब हालात ले में बेकाबू हुए। जी इसके पहले इस पे चर्चा जो थी वो बहुत छुपी हुई चर्चा थी, पर्दे के पीछे चर्चा हो रही थी। तो लोग इस बात को लेकर कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, कोई ऐसा कोई पुख्ता सबूत लोगों के सामने नहीं है जिसमें यह बताया जा सके कि सोनम वांगचुक जी जो हैं वो डायरेक्टली किसी चीज में इन्वॉल्व हैं या नहीं है। तो लोग इस पे कन्विंस नहीं है। पहले लोगों को कन्विंस करना बहुत जरूरी है, एक ऐसा सॉलिड एविडेंस लाना जरूरी है जिससे कि लोग कन्विंस हो सकें। तो इसको लेकर लोगों में गुस्सा तो जाहिर सी बात है, लोगों में गुस्सा है। जी लोग मान के चलते हैं कि वो गांधी ऑफ लद्दाख है, जी। तो और उस किस्म कहीं का ना फिगर कहीं, जब हो। जी, और कहीं ना कहीं जी, मतलब आप जैसे बता रहे हैं कि उन्हें गांधी ऑफ लद्दाख के तौर पर भी देखा जाता है, और इनफैक्ट अगर जी, सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर भी उनके काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लोग कहीं ना कहीं अब सोनम वांगचुक के साथ में भी हैं, और लद्दाख में भी अगर बात करें, जिस तरह की एक टर्म आपने यूज की है, उसी तरह की एक टर्म और भी सुनने को मिल रही है कि हीरो ऑफ लद्दाख, क्योंकि उन्हें क्लाइमेट एग्जैक्टली। एक्टिविस्ट भी कहा जाता है। और उनका कहना था, क्योंकि जहां तक पुरानी इंफॉर्मेशन की अगर बात करें, जितने भी लद्दाख में सभी सैनिक थे उनके लिए ऐसे टेंट्स का निर्माण उनके द्वारा किया गया, इन्वेंशन किया गया था
जिन टेंट्स के अंदर वो अपने आप को गर्म महसूस कर सके, क्योंकि जाहिर सी एग्जैक्टली। बात है वहां पर जिस तरीके की ठंड पड़ती है वो बर्दाश्त नहीं की जाती है। तो उन इन्हीं रीजंस के चलते, और जिस तरीके से फिल्म भी बनाई गई थी थ्री इडियट्स, उस सब चीजों के और उन प्रोजेक्शंस के चलते भी उनको हीरो ऑफ लद्दाख कहा जाता है। तो क्या उनके डिटेंशन के बाद, उनको डिटेन किए जाने के बाद लद्दाख में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब अपने आप को गुस्से में महसूस कर रहे हैं, या किस तरह का महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आप भी जाते होंगे लोगों से, कई बार बीच बीच में बातचीत तो होती ही होगी चलते फिरते। क्या आपको लगता है कि वहां के लोगों के किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं उनके डिटेन हो जाने के बाद? देखिए, लोगों में बहुत नाराजगी है इस चीज को लेकर, क्योंकि सोनम वांगचुक पिछले 2 साल से लद्दाख की एजिटेशन को लीड कर रहे हैं। जी। और जब जब वो आगे आते हैं तब तब सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ता है टॉक्स प्रोसेस को तेज करने में। तो जितनी अचीवमेंट्स अब तक हुई हैं उसमें हम मान के चलें कि एक एज ए कैटलिस्ट का काम किया है सोनम वांगचुक ने। और लोग जो हैं, लोग बहुत चाहते हैं इनको, लोग बहुत एडमायर करते हैं। तो आप प्रशंसक बहुत हैं यहाँ पर, यहाँ पे नहीं पूरी दुनिया भर में इनकी बहुत प्रशंसक है, पूरे देश में प्रशंसक हैं। तो ये जो चीजें, जो एलिगेशंस उन पे लग रही हैं, इसका कोई सॉलिड एविडेंस अब तक निकल के नहीं आया है। अगर तो ये वायलेंस नहीं होता, ये 4 मौतें नहीं होती और तकरीबन 100 के करीब लोग इंजर्ड नहीं होते, तो शायद इनका अरेस्ट भी नहीं होता। लेकिन हालात ऐसे बन गए, हालात ऐसे बेकाबू हो गए कि अब सारा फोकस जो है वो इनके ऊपर आ गया और इनको डिटेन करना अंडर एनएसए बहुत जरूरी हो गया देखिए, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू एनएसए से। एनएसए से मुझे याद आया पादा जी, एक चीज और भी अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि देखिए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट तो जब लगता है, पीएसए जब लगता है, तो वो तो इसलिए है कि क्योंकि जो इंसान है वो कहीं ना कहीं लोगों की सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा खतरा है। उसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, चाहे फिजिकली हो या मेंटली हो, जो भी हो। और जब नेशनल लगा तो मतलब कि नेशन के लिए पूरे, जहां तक समझ में आ रहा है। तो क्या ये जो एनएसए लगा है ये उनकी स्पीचेस की वजह से लगा है, या फिर उनके जो फॉरेन लिंक्स की बात चल रही है उसकी वजह से लगाया जा रहा है? क्या इसमें समझा जा सकता है? फिलहाल जो, अगर आप जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस नोट इशू किया गया है उसको आप ध्यान से देखें, जी तो जी। उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि it has been observed that Shri Sonam Wangchuk has been indulging in activities prejudicial to the security of the state and detrimental to maintenance of peace and public order, especially because of his provocative speeches. जी जी। बिकॉज ऑफ हिज प्रोवोकेटिव प्रोवोकेटिव स्पीचेस। स्पीचेस, जी जी, तो इसमें आप प्रोवोकेटिव देखिए स्पीचेस। पॉइंट बड़ा साफ पॉइंट लिखा गया है कि उनकी स्पीच में है इतनी प्रोवोकेशन है कि हालात यहाँ के खराब हो सकते हैं। तो ये पॉइंट बनाया गया है। तो अब यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं है जो ये स्टैब्लिश कर सके कि उनके कहीं हमारे जो एनिमी नेशंस के साथ कुछ ऐसे रिलेशंस हैं। ये सिर्फ थ्योरेटिकली चल रहा है, इसको स्टैब्लिश अभी ना किया गया है ना अभी ये हुआ है। तो इसी को लेकर लोगों को गुस्सा ये है कि जो टाइमिंग है, अरेस्ट की टाइमिंग है, अगर उनके लिंक्स थे, एफसीआरए वायोलेशंस थी, तो ये जो इंस्टीट्यूशन वो चला रहे हैं पिछले 30 साल से चला रहे हैं। जी, तो पिछले वो तो है। 30 साल से सरकार क्या कर रही थी? अगर उनके इतने लिंक्स थे एनिमी नेशंस के साथ, तो पहले एक्शन लेना चाहिए था। जब से वो पॉलिटिकली लोगों को रिप्रेजेंट करना शुरू किए इस एजिटेशन में, तब से गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई। तो हमें 2 पॉइंट्स को लेके चलना है। एक व्यू पॉइंट गवर्नमेंट का है जो वो जस्टिफाई कर रहे हैं इनके अरेस्ट को, और एक व्यू पॉइंट पब्लिक का है जो कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। तो एक ये हम स्नीक पीक के लिए मैं बैलेंस आपके करना पास पड़ेगा। आपसे एक थोड़ी सी इजाजत लेना चाहूंगी, एक छोटे से स्नीक पीक के लिए। और इसी स्नीक पीक के बीच में हम आपको ये बता दें कि लद्दाख में आज कर्फ्यू लगे हुए कंसेक्यूटिवली चौथा दिन है। जी हाँ, आज लगातार चौथे दिन लद्दाख में कर्फ्यू देखने को मिला है। और इसी के बीच लगभग टोटल 4 घंटे के लिए लोगों को राहत दी गई। हालांकि अगर जो वहां के, खासकर लेह की अगर बात करें, तो लेह में कुछ एरियाज हैं जहां पर 2 घंटे के लिए ये जो कर्फ्यू से राहत है थोड़ी देर के लिए दी गई। और इसी तरह से बाकी जो रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि पूरे लद्दाख में 2 घंटे के लिए दी गई। पर कहीं ना कहीं अगर एग्जैक्टली कैलकुलेशन किया जाए तो वो 4 घंटे बताती है। तो वादा सर, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हुए क्या आप बता पाएंगे कि ये 4 घंटे का क्या हिसाब है? कि क्या टोटल 4 घंटे के लिए ये कर्फ्यू लगा है, या फिर जो 2 घंटे की हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट आई है वो सही है? और अगर कुछ तीसरा है तो वो भी आप हमारे साथ साझा करें।
देखिए, ले टाउन को एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जी। एक जो मेन सिटी का पार्ट है, जो ओल्ड सिटी का पार्ट है, वहां पे 2 घंटे की रिलैक्सेशन रही। हम्म। उसके बाद जो ले के जो अराउंड पेरिफेरी एरिया है, 2 घंटे की रिलैक्सेशन वहां पे रही, सो दैट की चीजों को मैनेज कर सकें। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो 4 घंटे की रिलैक्सेशन थी, लेकिन बाई पार्ट्स 2-2 घंटे की रिलैक्सेशन थी। ये पॉइंट है इस तरह से। पर लोग इतना कम समय लोगों को मिला है पिछले, मतलब आज चौथा दिन है, उस हिसाब से तो पिछले 3 दिन से लोग लगभग अपने घरों में कैद ही थे लगभग। और दूसरी तरफ देखा जाए तो उस हिसाब से लोगों को कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पादा सर। जाहिर सी बात है कि जब ऐसा माहौल होता है तो परेशानियां तो लोगों को होगी, क्योंकि जी। अब मान के चलिए कि ये चौथा दिन था आज, तो कर्फ्यू लगा हुआ है, दुकानें बंद हैं, सभी इसेंशियल कमोडिटीज की शॉर्टेज हो रही थी। अब घरों पे अब लोग रह रहे हैं तो खाने पीने की चीजें भी चाहिए, अदर यूज की जो आइटम्स वो भी चाहिए। तो काफी कॉर्नर्स से ऐसी रिक्वेस्ट आ रही थी एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप थोड़ा रिलैक्सेशन करिए। कहा यह जा रहा था कि बीते कल भी रिलैक्सेशन हो सकती थी, बट जैसे ही सोनम वांगचुक साहब का अरेस्ट हो गया तो उसके बाद वो चीजें जो छोड़ दी गई, रिलैक्सेशन नहीं दी गई। बट आज एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि अब काफी शॉर्टेज हो चुकी है लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो 2 घंटे की एक विंडो दी गई कि आप इसेंशियल कमोडिटीज जो है वो परचेज कर लें, रख लें, अपना स्टॉक जो है वो दोबारा से भर लें। और हो सकता है कि ये जो रिलैक्सेशन आज मिली है, कल शायद 4 घंटे की रिलैक्सेशन मिल जाए। तो आज फर्स्ट डे था रिलैक्सेशन का, अब उसमें देखा कि बिल्कुल पीसफुल रहा, सब ठीक रहा। तो कल इसमें रिलैक्सेशन फर्दर 1-2 घंटे की एक्स्ट्रा भी मिल सकती है। तो ये रिलैक्सेशन जारी रहेगी, उसके बाद इसको रिव्यू किया जाएगा सिचुएशन को। आज एलजी साहब ने रिव्यू की है सिचुएशन, तो सिचुएशन रिव्यू करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि फर्दर ये कितनी रिलैक्सेशन दी जा सकती है। और हो सकता है 2-3 दिन, 1-2 दिन के अंदर ही शायद कर्फ्यू लिफ्ट भी किया जा सकता है। बात चलिए, चल रही है उम्मीद उसकी। तो यही की जाती है, पर अब आपसे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। रवि शांडू जी के पास चलेंगे। रवि शांडू जी, ऑटोनॉमिटी की अगर बात करें, जो कहीं ना कहीं लद्दाख डिमांड कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे पाधा सर ने ये एक बेसिक पॉइंट रखा हमारे सामने कि पहले जो 370 और 35 से होने की वजह से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी था लोगों के पास, वो उस सेंस ऑफ सिक्योरिटी को उन्होंने यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद कहीं ना कहीं महसूस किया कि वो नहीं है, जिसके बाद उन्होंने 6th शेड्यूल में इंक्लूजन की बात की। तो ये जो ऑटोनॉमिटी की कहीं ना कहीं डिमांड रखी जा रही है, ये लद्दाख को कैसे अफेक्ट कर सकती है? देखिए, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफ़ी ध्यान रख रही है लद्दाख का। और जो एक सोनम वांगचुक ने जो बहुत बड़ा मुद्दा बना के रखा है इकोलॉजी का, देखिए इकोलॉजी का भी ध्यान रखा जा रहा है। इंडिया का कार्बन फुटप्रिंट जो है वो किसी और देश के मुकाबले, किसी और विकसित देश के मुकाबले आप मानिए 15-16 गुना कम है। हमारा जो ओवरऑल जो बड़ी शहरों में ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट है, जो ग्लोबल वार्मिंग या इस तरीके की बात करते हैं वो, और साथ में जो जो शेड्यूल ट्राइब्स की राइट्स की बात करते हैं। देखिए पॉइंट ये है कि जो लद्दाखी थे, जो लद्दाख के लोग थे, जो उनके पुराने नेता लोग होते थे, तो इनकी एक एक डिमांड थी शुरू से ही, लगभग लगभग आप मान लीजिए कि 1950 से ही इनकी डिमांड रही है कि हमें यूटी मिले। इनको यूटी मिली, लद्दाख रीजन को एक एक यूटी बनाया गया। उस यूटी मिलने के बाद भी जो सरकार है, सरकार ने बातचीत चालू रखी और उनको और राइट्स दिए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स और बनाए गए, या उसके अलावा जो आपका जो जो वहाँ पर गवर्निंग बॉडीज हैं लोकल, उनकी थोड़ी शक्ति बढ़ाई गई। तो जो जॉब्स में उनको रिजर्वेशन दिया गया, तो काफी डिमांड्स जो है वो मेट की गई और बातचीत चल रही थी। लेकिन जो ये उपद्रव मचा, ये उपद्रव कहीं ना कहीं लेह के लोग, शांति प्रिय लोग हैं, उनको भी समझ आया है कि ये कुछ प्लान्ड सा आइटम है और कुछ और लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो लद्दाख की जनता है, लेह की जनता है, वो समझ चुकी है कि ये उनके हितों के खिलाफ चलेगा। क्योंकि देखिए जो वायलेंस अगर होती है तो कहीं ना कहीं अभी अभी मैं अभी देख रहा था कि जो नॉर्दर्न कमांड जो हेड करते हैं वो भी एलजी साहब से मुलाकात की है उन्होंने, कविंद्र गुप्ता जी से। तो जो भारत सरकार है, भारत सरकार भी इसका संज्ञान लेगी। आपकी देखिए ये एक बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे खतरा हो सकता है कल को, तो यहाँ की सुरक्षा हमको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और जो कहीं ना कहीं जो मुद्दा था, जो मेन मुद्दा था, जो 6 शेड्यूल या जो 4 डिमांड्स की आपने बात की, वो मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे होता नजर आ रहा है मुझे ऐसी वारदात से।
चलिए, आपने तो अपना टॉपिक कहीं न कहीं समझा दिया है। जो हमारा सवाल था वो काफ़ी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पर इसी बीच कहीं न कहीं लोगों की अगर बात करें, क्योंकि इसमें अगर कोई सफ़र कर रहा है सबसे ज़्यादा, तो वो आम जनता सफ़र कर रही है। क्योंकि आम जनता के लिए इस वक़्त घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है, वो कहीं पर ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। 163 को लागू कर दिया जा चुका है और इसी के तहत जगह-जगह तारबंदी हो चुकी है। पर इस सब के थ्रू आखिर सोनम वांगचुक है कौन? क्या वो जनता के लिए जो हीरो बताए जाते हैं कि लद्दाख के हीरो हैं, या फिर वो एक विलन है? क्योंकि पिछले दिनों एक बयान और भी आया था जिसमें एसपी वैद, जो कि पहले माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं, और उन्होंने ये बयान देते हुए साफ तौर पर ये कहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने जो पॉलिटिकल रीजंस हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। तो पाथा जी, आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें आखिर सोनम वांगचुक की जो पॉलिटिकल छवि कहें या फिर एक पब्लिक छवि कहें, उसके ऊपर कितना असर डालती है ये चीजें? देखिए, ये सारा प्रोसेस जो है ये अभी शुरू हो चुका है, क्योंकि अब जैसे वायलेंस के बाद मैंने बोला कि हर किसी का अलग अलग नजरिया है चीजों को देखने का। आप दाएं से देखेंगे तो चीज आपको कुछ और दिखेगी, आप बाएं से देखेंगे तो चीज आपको कुछ और दिखेगी। तो वही चश्मा बात आ आपका अपना जाती है कि अलग है। एक तरफ से 6 दिखाई देता है, जी, दूसरी तरफ से 9 दिखाई देता है। बिल्कुल, ये वैसी जी। सिचुएशन अभी हो गई है। जी। तो हमें पहले तो एक तो सिक्योरिटी कंसर्न है, जैसे रवि जी ने बोला है कि जियो पॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया है। जी। जी। तो जी। इस बात को मैं एक बार एक छोटी सी चीज से समझा दूंगा आपको कि लद्दाख के लोगों की अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, पिछले पूरे 60-70 साल का जो इतिहास देख लें, उसमें जितनी भी जब भी जरूरत पड़ी है बॉर्डर पर सिक्योरिटी को रिलेटेड, चाहे 99 कारगिल की बात करें आप, चाहे 1962 वॉर की बात करें, तो लद्दाख के लोगों ने बढ़ चढ़कर आर्मी का साथ दिया है देश के बॉर्डर को सिक्योर करने में। और तो यही बात इसमें तो कहीं ना इसमें तो कहीं इसमें तो कोई बताती है कि डिनाइंग वो फैक्ट नहीं इस है। देश से कितना ज्यादा प्यार करते हैं प्यार लद्दाख के करते लोग। हैं, तो इसमें जी। इसमें कोई डिनाइंग फैक्ट नहीं है। तो कि इनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा है, एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशंस हैं, जी जान से पूरी इन्होंने कोशिश की है। तो इसमें हम ये बात को फोकस करें कि लोगों की एस्पिरेशंस को, जब एक व्यक्ति किसी पूरे जनसमूह की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो अब वो जो आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है उस पे सवाल उठे हैं, उस पे सवाल उठे हैं, उसकी क्रेडेंशियल्स पे सवाल उठे हैं। तो हमें ये चीजों को इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे वो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। अगर इस टाइप की एलिगेशंस किसी पे लग रही हैं तो उसको पुख्ता करना बहुत जरूरी है। जब तक कि वो चीजें पुख्ता नहीं होंगी, तब तक लोग कन्विंस नहीं होंगे। अगर लोग कन्विंस नहीं होंगे तो आपको गवर्नमेंट को पब्लिक का सपोर्ट उस लेवल पे नहीं मिल पाएगा। जी, तो ये समझना ये बहुत तो जरूरी है। जाहिर सी बात है। और अगर पिछले दिनों के सबूतों की बात करें, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि प्रूफ्स अभी तक पुख्ता नहीं है, और पुख्ता नहीं। अभी भी प्रूफ्स को लेकर काम चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी कंटिन्यूड है। पिछले दिनों की अभी अभी जो आज एक पत्रकार वार्ता हुई है, पत्रकार वार्ता में डीजीपी साहब ने जी, खुद कहा है कि पिछले दिनों मतलब पिछले कुछ समय पहले, अब वो समय इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है, पर ये जरूर बताया गया है कि सोनम वांगचुक का एक विजिट बांग्लादेश भी रह चुका है। तो उसकी वजह से भी उनके जो फॉरेन लिंक्स हैं उनको लगातार चेक किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पूरे राष्ट्र के लिए एक्चुअली में खतरा है। जो फॉरेन विजिट्स की बात चलती है, तो फॉरेन विजिट्स में आपको सबको पता होगा कि ये सारा प्रोसेस जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मिनिस्ट्री सारी ऑफ चीजें एक्सटर्नल अफेयर। कोऑर्डिनेट जी। होती हैं जी। जी। इसमें। बिल्कुल। कोई भी बिल्कुल। व्यक्ति ऐसे तो बाहर विजिट करने जा नहीं सकता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये तो सब गवर्नमेंट के संज्ञान में पहले से ही है, ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस किस कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर रहे हैं जाकर। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हर कोई व्यक्ति जाता रहता है, आता रहता है। तो उनकी कुछ प्रोफाइल ही इस टाइप की है कि उनको इनवाइट किया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान में क्लाइमेट समिट की बात करें, चाहे कहीं और जाते रहे हैं। बट ये है कि अगर इस किस्म की एक्टिविटीज उन्होंने की है तो उसमें क्या इस्टेब्लिश हुआ है, एंटी नेशनल चीजें जो इस्टेब्लिश हुई हैं उसको ब्लैक एंड व्हाइट में सामने लाना बहुत जरूरी है। सिर्फ इस तरह से हवा हवाई बात करेंगे तो लोग कन्विंस नहीं होंगे और कि इसमें कहीं क्या ना है। कहीं आप ब्लैक एंड व्हाइट की जो बात कर रहे हैं, सेंटर का भी अगर रास्ता चुना जाए, देर इज नथिंग लाइक ग्रे इन दिस सिचुएशन। पादा जी।
एग्जैक्टली तो वही चीजें हम समझने की जरूरत है ना। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है। मैंने कहा कि सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट जो है ये वायलेंस है। वायलेंस है उस दिन का जी। जो वायलेंस है, अगर वो वायलेंस नहीं होता तो सब चीजें नॉर्मल चल रही थी। जी अब ये फ्लैश पॉइंट हो गया। अब यहां समझिए इस बात को। गवर्नमेंट का कहना है फॉरेन एलिमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है कि ये इट इज एन एंगिश ऑफ यूथ। लोग जो थे, यूथ है पर्टिकुलरली, बहुत गुस्से में था और इनका गुस्सा बाहर निकला है। लेकिन जब अब गवर्नमेंट का वर्जन देखें, एडमिनिस्ट्रेशन का वर्जन देखें, तो उनका कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ मिसक्रिएंट्स जो थे बीच में मिक्सअप हो चुके हैं और इसकी प्लानिंग बहुत देर पहले से चल रही थी और ये सब कुछ काम जो है एक साजिश के तहत हुआ है। पादा सर, तो एक इसको स्नीक समझने की पीक जरूरत लेना है। चाहेंगे आपसे। जी। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि आज कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्द से जल्द सोनम वांगचुक के केस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इसी के साथ उनको रिलीज करने का भी काम जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि अगर उनको जल्द से जल्द रिलीज नहीं किया जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देगी। ये कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से पत्रकार वार्ता की गई है और उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने साफ तौर पर यह बयान दिया है। पादा सर, ये जो बयान अभी आया है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द सोनम वांगचुक के केस को देखते हुए उन्हें रिलीज भी किया जाए जल्द से जल्द, कहीं ना कहीं, क्योंकि ये रिलीज करने की ही बात हो रही है, क्योंकि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले अपेक्स बॉडी इनके साथ मिलकर ही सोनम वांगचुक बैठे हुए थे और इन डिमांड्स की बात कर रहे थे। और इन्होंने जो कहा है कि अगर इनको जल्द रिलीज नहीं किया गया तो उससे सिचुएशन सिर्फ और ज्यादा खराब हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इससे ये समझा जा सकता है कि पिछले दिनों जो इनको अरेस्ट किया गया, माफ कीजिएगा डिटेन किया गया है, उसकी वजह से लोगों में जो नाराजगी है हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में और ज्यादा भड़के। क्या लगता है आपको? देखिए अभी फिलहाल तो जैसे केडी की स्टेटमेंट आई है कि सिचुएशन और खराब हो सकती है, तो उसकी तो बहुत कम गुंजाइश है, क्योंकि सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है वो बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है यहाँ पर। आपको मैं बता दूं कि स्पेशली सीआरपीएफ की 7 कंपनीज यहाँ ऑलरेडी पहुंच चुकी है और जो यहाँ पे आईटीबीपी की जो बटालियंस हैं उसको भी वहां बटालियंस हैं पे जी। स्टैंड बाय पे रखा गया है, जी जी। ताकि ऐसी कोई सिचुएशन अगर होती है तो वो उससे निपटने में तैयार रहेंगे। हम्म, तो ऐसी तो कोई अभी सूरत हाल दिखती नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि केडीए जो है रिप्रेजेंट करता है कारगिल को, जिस तरह से ले एपेक्स बॉडी रिप्रेजेंट करता है ले को, तो नेचुरल सी बात है इनकी तरफ से तो बयान आएगा कि जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, क्योंकि वो पूरी एजिटेशन को सोनम वांगचुक लीड कर रहे थे। तो जब तक कि मैंने बोला कि जब तक कि आप थॉरोली किसी को कन्विंस नहीं करेंगे, लोगों को कन्विंस नहीं करेंगे कि ये जो एविडेंस हैं ये इनके अगेंस्ट जाते हैं सोनम वांगचुक साहब के, तो तब तक तो मुझे लगता है कि पब्लिक की सपोर्ट तो उनको मिलती रहेगी। चाहे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख लें, चाहे वो रास्ते चलते लोगों से, यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनसे बात करेंगे, तो ये आपको समझ में आ जाएगा इस बात के बारे में। तो चलिए, ये हमारे साथ देवेंद्र पादा जी जुड़े हुए थे। देवेंद्र पादा जी, आपने हमारे साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन और लद्दाख से जुड़े हुए जितने भी ऑन ग्राउंड सिचुएशन थी आपने हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और कहीं ना कहीं जो पादा जी की बात है, पादा जी ने साफ तौर पे ये कहा है कि जिस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनके ऊपर, सोनम वांगचुक के ऊपर, उन एलिगेशंस के लिए और उनको सच साबित करने के लिए पुख्ता सबूतों की साफ तौर पर जरूरत है। जब तक वो पुख्ता सबूत नहीं मिल पाएंगे तब तक ये एक सवाल ही बना रहेगा कि आखिर सोनम वांगचुक जो चाहते हैं लद्दाख के लिए, वो चीज उनको लद्दाख का हीरो बनाती है या विलन बनाती है। चलिए, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप सोनम वांगचुक को लद्दाख के हीरो के तौर पर देखते हैं या विलन के तौर पर देखते हैं। और दूसरी तरफ, क्या आप चाहते हैं कि सोनम वांगचुक को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। और इसी के साथ बाकी की खबरें हम आपके साथ साथ साझा कर रहे हैं। हमारे साथ इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहिए।